नमस्कार। एक बड़े खुलासे के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। अमेरिका में हुए हमले पर एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी। आतंकवादी के नाम का खुलासा हुआ है। हूरों की तलाश में निकला यह आतंकी अमेरिकी सेना का पूर्व आर्मी मैन शमसुद्दीन जब्बार निकला, जिसका 2 बार तलाक हो चुका है। आपके सामने शमसुद्दीन जब्बार को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे होंगे। एक बार इसको फिर से कर लिया जाए। पीसीआर। नमस्कार। एक बड़े खुलासे के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। अमेरिका में हुए हमले पर बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें 15 लोगों की जान चली गई और 35 लोग घायल हैं। आतंकवादी के नाम का भी खुलासा हुआ है। हूरों की तलाश में निकला यह आतंकी अमेरिकी सेना का पूर्व आर्मी मैन शमसुद्दीन जब्बार निकला, जिसका 2 बार तलाक हो चुका था। अब आपके सामने शमसुद्दीन जब्बार को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे होंगे, तो आप अगले 25 मिनट तक अपनी सीट पर अलर्ट मोड में बैठ जाइए। अमेरिका के लुसियाना राज्य के न्यू ऑरलियांस शहर में गाड़ी से रौंद कर उसके बाद फायरिंग करके 15 लोगों की हत्या कर दी गई और 35 लोगों को घायल कर दिया गया। अमेरिका में हमला न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान शमसुद्दीन जब्बार नाम के आतंकी ने किया, जो घटना के वक्त ही मारा गया। ह्यूस्टन का रहने वाला जब्बार अमेरिकी नागरिक था और आर्मी में अपनी सेवाएं दे चुका था। जब्बार की उम्र 42 साल थी। 2002 में उस पर चोरी और 2005 में अवैध लाइसेंस पर गाड़ी चलाने का मामूली केस दर्ज हुआ था। जब्बार ने हाल फिलहाल में कुरान का हवाला देते हुए कई वीडियो बनाए जो FBI के इस समय कब्जे में है। इन्हें अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने हासिल कर लिया। उसकी हर एंगल से जांच की जा रही है। इस वीडियो के बारे में आगे भी हम बताएंगे आपको। आतंकी जब्बार की गाड़ी से ISIS का झंडा मिला है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस घटना में और भी लोग शामिल हैं। जब्बार ने यह आतंकी हमला टाइम्स स्क्वायर पर इजरायल विरोधी प्रदर्शनकारियों द्वारा इंतिफादा क्रांति का आह्वान करने के 1 घंटे बाद किया। आतंकी जब्बार का संबंध उसके पड़ोसी मस्जिद बिलाल से भी बताया जा रहा है। पहले भी कई खुलासे कर चुके और खुद को आतंकवाद विशेषज्ञ और पूर्व मुस्लिम बताने वाली ब्रदर रैचिड ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि जब्बार ने आतंकी हमले से पहले इस बिलाल मस्जिद में गया। जब्बार ह्यूस्टन के एक बाहरी इलाके में एक गंदे ट्रेलर पार्क में रहता था, जहां ज्यादातर मुस्लिम अप्रवासी रहते हैं। जब्बार ने अपने घर में बत्तख, मुर्गे, मुर्गियां, भेड़ें पाल रखी थीं और हमले के बाद जब मीडिया उसके घर पहुंची तो ये सारे जीव जंतु घूम रहे थे। जब्बार का स्थानीय मस्जिद बिलाल से कुछ ही दूरी पर निवास था। आतंकी हमले के बाद मस्जिद बिलाल के लोगों के मीडिया और एजेंसियों के ने संपर्क करने की जब कोशिश की तो किसी ने जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, आगे बताएंगे। बिलाल मस्जिद के अधिकारियों ने अपने सदस्यों को सलाह दी कि वे कट्टरपंथी इस्लामी संगठन द काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन यानी CAIR से परामर्श किए बिना मीडिया से बात नहीं करें और FBI के साथ भी सहयोग नहीं करें। जब्बार ने हमले के लिए जो ट्रक इस्तेमाल किया था वह किराए का था। इसके अलावा उसने न्यू ऑरलियांस में एक कमरा भी कथित तौर पर किराए पर लिया था। कमरे और ट्रक दोनों में से ही सुरक्षा एजेंसियों को विस्फोटक मिले हैं, IED मिले हैं, जो बेहद ही संवेदनशील विस्फोटक होते हैं जिससे बड़ा धमाका किया जा सकता है। जिस कमरे में वह रुका था वहां बम बनाने की तैयारी भी थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI अब षड्यंत्र के तार जोड़ रही है और किसी भी निष्कर्ष पर कभी भी पहुंच सकती है। इस निष्कर्ष में चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। नए साल के आगमन पर दुनिया भर के लोग पार्टी कर रहे थे। वहीं टाइम्स स्क्वायर से सैकड़ों किलोमीटर
दूर फिलिस्तीन और आतंकी संगठन हमास समर्थक प्रदर्शनकारी एकत्र हो रहे थे। प्रदर्शनकारी इजरायल के विरोध में फिलिस्तीनी झंडे लहराते हुए इंतिफादा क्रांति का आह्वान कर रहे थे। इंतिफादा शब्द फिलिस्तीन के आतंकी हमास से नहीं बल्कि कई मुस्लिमों की गैर मुस्लिमों के शासन के खिलाफ बगावत से जुड़ा है। यानी जो लोग अपने देश में गैर मुस्लिम शासन नहीं चाहते हैं वह बगावत करते हैं और इसके लिए अमेरिका में इस तरह का भीड़ जुटा। इस घटना के 1 घंटे के अंदर न्यू ऑरलियंस के फ्रेंच क्वार्टर में एक आतंकी हमला कर दिया गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में दिख रहा है कि बुर्का और हिजाब पहनी एक महिला प्रदर्शनकारी ने बाहर मौजूद प्रदर्शनकारियों पर चिल्लाते हुए कहा, हम तुम्हें वापस यूरोप भेज रहे हैं, तुम गोरे कमीनों, वापस यूरोप जाओ, वापस यूरोप जाओ। एक अन्य प्रदर्शनकारी कहता है कि 2024 यहूदियों के अपराधों के विरुद्ध संघर्ष का साल था, हम पूर्ण मुक्ति तक यहाँ साल दर साल आएंगे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने इजरायल को दी जाने वाली सभी अमेरिकी सहायता बंद करो, यहूदीवाद को खत्म करो और ईरान पर कोई युद्ध नहीं जैसे संदेशों वाले पोस्टर ले रखे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारी भीड़ ने इंतिफादा क्रांति का नारा लगाया। इसके साथ ही यह भी कहा कि हम सभी शहीदों का सम्मान करेंगे। उसके 1 घंटे के भीतर ही न्यू ऑरलियंस की यह घटना हो गई। टाइम्स स्क्वायर पर फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारी फिलिस्तीनी युवा आंदोलन सोशलिज्म एंड लिबरेशन पार्टी एंड पीपुल्स फोरम द्वारा आयोजित इस विरोध का प्रदर्शन में इंतिफादा क्रांति के नारे लेके। एक बार आपको फिर बता दें, इंतिफादा क्रांति का मतलब होता है कि उस जगह इस्लामिक शासन लाना जहां गैर मुस्लिम सरकार हो, गैर मुस्लिम शासन हो। प्रदर्शनकारी चिल्ला कर कह रहे थे, सिर्फ एक ही समाधान है, इंतिफादा क्रांति। इंतिफादा एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है बगावत या विद्रोह। इंतिफादा शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल तख्तापलट जैसे कामों में मिडिल ईस्ट से लेकर उत्तरी पश्चिमी अफ्रीकन देशों में हुआ है और पिछले कुछ दशकों में इजरायल फिलिस्तीन युद्ध में इसे इजरायल के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बीते कुछ वर्षों में कट्टर इस्लामी जब्बार बना और हमास के इजरायल पर हमले के बाद से ही जब्बार ने यह कदम उठाने का फैसला किया। FBI को शक है कि इस आतंकी हमले में उसके साथ कुछ और लोग शामिल थे। एक CCTV फुटेज में उसकी गाड़ी में कुछ लोग विस्फोटक भी रखते हुए दिखे। हालांकि अभी तक इनकी पहचान नहीं हो पाई है। जब्बार ने हमले के लिए जो ट्रक इस्तेमाल किया वह किराए का था। इसके अलावा उसने न्यू ऑरलियंस में एक कमरा भी कथित तौर पर किराए पे लिया था। कमरा और ट्रक ही दोनों में ही खुफिया एजेंसियों को विस्फोटक मिले हैं। जिस कमरे में वह रुका था बम बनाने की पूरी सामग्री की तैयारी थी। लेकिन इतना तय है कि एक आदमी के भरोसे यह काम नहीं हो सकता है। बताते चले कि इजरायल के खिलाफ इंतिफादा का ऐलान किया जाता है। एक तरफ इसे प्रतिरोध बताया जाता है तो दूसरी तरफ कायराना हमले भी किए जाते हैं। इजरायल के खिलाफ कायराना हमले किए जाते हैं। इस समय हमास और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध को 5वां इंतिफादा भी कहा जाता है। इजरायल फिलिस्तीन संकट के संदर्भ में इसे धर्म युद्ध से जोड़ सकते हैं। एक तरफ यहूदी इजरायल का विरोध कर रहे मुस्लिम फिलिस्तीनी और अरबी हैं तो दूसरी तरफ उन्हें समर्थन दे रहे मुस्लिम देश। ब्रदर राशिद नाम के एक ट्विटर हैंडल ने अपने पोस्ट के साथ एक नोट साझा किया है और इसमें लिखा है, अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, मुझे विश्वास है कि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने न्यू ऑरलियंस की हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में सुना होगा जिसे FBI ने आतंकी हमला करार दिया है। हमें अपने आसपास के वातावरण को लेकर चौकन्ना रहना चाहिए। हमारे समुदाय की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मीडिया द्वारा आपको संपर्क किया जाए तो आप जवाब नहीं दें। अगर FBI द्वारा संपर्क किया जाए और जवाब देना जरूरी हो तो उन्हें CAIR या ISGS के पास भेज दें।
इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हरिमोहन कौशिक, रिसर्चर हैं, संजीव श्रीवास्तव जी जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हरिमोहन कौशिक जी आपसे, क्या यह हमला इस्लाम के प्रति दुनिया में और समुदायों के अंदर नफरत और गुस्सा नहीं भरेगा, और अगर भरता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आतंकी संगठन या वो मुस्लिम जो किसी भी कीमत पर और किसी भी तर्ज पर इन आतंकवादियों की हरकतों के पीछे इमोशनल कार्ड खेलते हैं? हरिमोहन कौशिक जी। सर, सबसे पहली बात, जो अभी हुआ है शर्मनाक है हमारे लिए, उनके लिए नहीं जिन्होंने किया है, उसके लिए बिल्कुल भी नहीं जिस कम्युनिटी से ये हुआ है। मैं सारी कम्युनिटी को कटघरे पे खड़ा नहीं कर रहा। एक मौलाना गैंग जो है वो इसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से साइलेंट है। मुस्लिम कम्युनिटीज में से कोई भी इस तरीके की हरकतों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। थोड़ा टाइम पहले जर्मनी के अंदर भी 50 लोगों के ऊपर ऐसा ही ट्रक चढ़ा के मार दिया गया था जो वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। सर, जर्मनी के बाद, बर्लिन के बाद अब अमेरिका का नंबर आ गया है। वहां पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के ऊपर इस तरीके की जब हरकत हुई है तो कोई तो क्रिटिसाइज करे। सर, एक ने भी क्रिटिसाइज नहीं किया है। इसका मतलब एक साइलेंट एक्सेप्टेंस यहाँ पर मौजूद है। वो जानते हैं कि अब क्या होगा, वो जानते हैं कि रिएक्शन आएगा मुसलमानों के खिलाफ, और जैसे ही मुसलमानों के खिलाफ रिएक्शन आएगा वहां से अब क्या किया जाएगा, रिएक्शन आने के बाद एक आधा हमला मुसलमानों पे होगा, फिर मुसलमानों के नाम पे इस्लामोफोबिया का एक विक्टिम कार्ड खेल के कहेंगे, और रिलीजन और टेररिज्म का कोई लेना देना नहीं होता। प्रॉब्लम समझने की कोशिश की जाए तो यहाँ पर ये है कि ये एक बहुत बड़े गेम का एक इवेंट है जो कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में किया गया है। मुसलमानों की इस पर चुप्पी जो है वो खतरनाक है, और वो इस लेवल पर खतरनाक है कि वो ऐसा लग रहा है जैसे वो चाहते हैं कि अब ये इसका रिएक्शन आए, रिएक्शन में 2 4 10 मुस्लिम मरे नहीं तो कम से कम उनके खिलाफ किसी तरीके का अपोजिशन आए, फिर वो इस्लामोफोबिया के नाम को आगे बढ़ाएंगे, शोर मचाएंगे। सर, अमेरिका में इल्हान उमर बैठी हुई है, उसका काम ही इस्लामोफोबिया का काम को आगे बढ़ाना है कि हाँ भाई इस्लामोफोबिया हो गया, इस्लामोफोबिया होगा। और उसके बाद क्या होगा सर, गिल्ट फील करवाई जाएगी। गिल्ट फील क्या होगी कि ये जो व्हाइट रेस है या ये जो दुनिया है ये मुस्लिम्स के दुश्मन है, और क्योंकि ये मुस्लिम्स के दुश्मन है, मुस्लिम्स तो बेचारे हैं, विक्टिम हैं, ये बेचारे गरीब हैं, ये अपने भाई से भी शादी करके मतलब सोमालिया से अपने यहाँ आने के लिए अपने भाई से भी शादी कर सकते हैं, और तुम इन्हें ऐसे कैसे कह सकते हो। और उसके बाद सर लिबरलिज्म, अमेरिका में एक लिबरलिज्म है, वो असलियत में हमेशा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो भी कैपिटलिज्म के अगेंस्ट आवाज उठा सकती है उसको एक गिल्ट फील करवाता है। वो हमारे यहाँ वो गिल्ट फील होती है कम्युनल कह के, अंग्रेजों में, यूरोप में, अमेरिका में ये गिल्ट फील होती है रेशिस्ट कह के। सर, अभी तो ये चुप रहेंगे, उसके बाद गेम खेली जाएगी कम्युनल और रेशिस्ट वाली। चलिए ठीक है हरिमोहन कौशिक जी, हम दोबारा आपके पास आएंगे। न्यू ऑरलियंस की मेयर लोटोया कैंट्रेल ने इसे आतंकवादी हमला बताया है। यह FBI की जो जांच हो रही है उससे भी अब यह साफ हो रहा है कि तार एक जगह एक आदमी का यह अकेला अटैक नहीं था, इसके साथ कोई ग्रुप जुड़ा था। जो CCTV फुटेज सामने आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि 3 आदमी और 1 महिलाएं उसमें हथियार डाल रहे थे ट्रक में। और एक बड़ी खबर आ रही है कि इसने एक जैकेट पहना रखा हुआ था जिसमें विस्फोटक लादे जा सकते थे, और ID उसके ट्रक में बरामद हुआ है। किस्मत की बात रही कि यह विस्फोट नहीं हुआ। इसके बाद संजीव श्रीवास्तव जी जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे पहला सवाल आपसे यही है कि अमेरिका की नीति में कितना बदलाव आएगा, और भारत के लिए क्या संदेश है इसके, इस आतंकवादी हमले के? जी देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आतंकवाद की जो चुनौती है आज भी पूरी मानवता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों में एक है। और हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर जो 2023 में 7 अक्टूबर को हमला किया गया, और जर्मनी में अभी हाल के समय में जैसा कि हरिमोहन जी ने बताया कि एक हमला हुआ था ट्रक के माध्यम से ही, एक
इसी तरीके के आतंकी ने हमला किया था, और अब अमेरिका में भी न्यू ऑरलियंस में भी हो गया है, और लॉस वेगास में भी एक बम विस्फोट की खबर आई है, उसमें भी एक व्यक्ति मारा गया है। तो ये जो सारी घटनाएं हैं, ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि आतंकवाद की चुनौती एक बड़ी चुनौती है। लेकिन जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अपने राष्ट्र के ऊपर किए गए आतंकवादी हमलों को रिस्पॉन्ड करने का प्रश्न है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसे रिस्पॉन्ड जरूर करता है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए, और एक नीति और भी है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉलो करता है, वो ये कि वी विल नेवर फॉरगेट एंड वी विल नेवर फॉरगिव। और अमेरिका की इस तरीके के अपराध करने वाले लोगों के संदर्भ में जो मेमोरी है बहुत लंबी रहती है। ओसामा बिन लादेन हो या ऐमान अल जवाहिरी हो या अबू बकर अल बगदादी हो, सबको अमेरिका ने चाहे 10 वर्ष का समय लगा हो चाहे 20 वर्ष का समय लगा हो, उसे उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाया, उसके कर्मों की सजा अवश्य दी। और अमेरिका इस संदर्भ में भी जो व्यक्ति इसमें जिम्मेदार पाए जाएंगे, जाहिर है कि गहरी साजिश का हिस्सा है। और मैं ये स्पष्ट रूप से मैं भी मानता हूं कि एक बड़ी ही सुनियोजित और गहरी साजिश के तहत ये पूरी संजू जी कुछ वीडियोज आए हैं, आपके साथ जानकारी शेयर कर रहा हूं। उस वीडियोज में जब्बार खुद को आईएसआईएस का आतंकी बता रहा है। इस वीडियो में कई और वीडियोज आए हैं सामने, जिसमें वह पूरी तरीके से मान रहा है कि वह आतंकवादी कृत्य के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी पूर्व पत्नी का पति बताता है, जब्बार की पूर्व पत्नी 2 शादियां हुई थी, उसमें से एक पूर्व पत्नी का पति बताता है कि जब से इसने इस्लाम ज्वाइन किया उसके बाद से इसके बर्ताव में काफ़ी बदलाव आ गया। इसका मतलब है कि यह पहले हो सकता है क्रिश्चियन रहा हो। और ये जो जानकारी आ रही है एसोसिएटेड प्रेस के जरिए आ रही है, न्यूज एजेंसी है, उसमें यह भी बताया गया है कि हमले के वक्त उसने बैलास्टिक बनियान पहन के रखी हुई थी और हेलमेट पहना हुआ था। यानी इस ट्रक के ट्रेल हिंच पर इस्लामिक समूह का झंडा गड़ा हुआ था और पूरी जो साजिश रची गई थी वह तो लग रहा है कि एक बहुत बड़ा धमाका होना था, हो नहीं पाया, क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने या कहा सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। अब इसके बाद एक और खबर आ रही है, कहा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क था, जो फौजी की बात कर रहे हैं, वह सेना में एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क था 2007 से लेकर 2015 तक। उसके बाद वह पूर्णकालिक जो सैनिक होते हैं वह 2007 से 15 तक था, जिसमें वह एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क था। उसके बाद 15 से 20 तक वह अस्थायी रूप से सार्जेंट के पद से रिटायर हुआ। इसका मतलब है कि उसको सेना के बारे में छोटी बड़ी सारी गतिविधियों की जानकारी थी, लेकिन उस तरह से वो एक्सपर्ट नहीं था जैसे एक आर्मी पर्सनल होता है जो युद्ध लड़ता है। इसी के कारण से शायद कोई एक बड़ा विस्फोट नहीं हुआ। अब बड़ा सवाल ये है संजू श्रीवास्तव जी कि क्या डीप स्टेट, अमेरिका का डीप स्टेट इन हरकतों के बाद, इन आतंकवादी घटनाओं के बाद कोई सबक लेगा? देखिए, ये आपने महत्वपूर्ण सवाल किया है। और एक जो अमेरिका में भी और पूरे विश्व में हम जानते हैं कि एक लेफ्ट लिबरल इस्लामिक कबाल है, एक डीप स्टेट है, जो कि ऐसे तत्वों को कहीं न कहीं संरक्षण देने का ही, उनको शह देने का ही कार्य करता है। और इस तरीके की प्रवृत्तियों के लोग अमेरिका में भी पाए जाते हैं, हमारे अपने देश में भी हैं और विश्व भर में हर जगह है। और ऐसे प्रवृत्ति वाले जो डूबियस कैरेक्टर के जो लोग हैं, जो कि सामने सामने तो अपने आप को बड़ा ही प्रोग्रेसिव और बड़ा ही एक स्पष्टवादिता दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके जो छुपे हुए चेहरे होते हैं बेहद खतरनाक होते हैं। और अभी हरिमोहन जिसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, इस तरीके की जो अनेक तरीके की जो विकृति वाली जो सोच है वो रखने वाले लोग अपने यहाँ भी और पूरे भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, अमेरिका में भी मौजूद हैं। और ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। डीप स्टेट एलिमेंट्स इसी को कहते हैं। यही जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं, यही पूरी दुनिया के लिए जाहिर है कि बड़ा खतरा है। इस तरीके के आतंकवादी, अतिवादी जो तत्वों को संरक्षण देने का काम ये डीप स्टेट के एलिमेंट्स करते हैं। और अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। लेकिन जो डीप स्टेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, जाहिर है कि ये छुपे तौर पर ही अपना काम करते हैं, लेकिन जब ये अपने आप को एक्सपोज हो जाते हैं
तो फिर जाहिर है कि इनके पास बचने के लिए सिर छुपाते फिरते हैं और पूरी जो स्थितियां होती हैं उसको इस डीप स्टेट का संजू श्रीवास्तव जी हिस्सा FBI को भी माना जाता है, CIA को भी माना जाता है। अब बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा या उम्मीद कर सकते हैं? हरिमोहन कौशिक जी, जिस तरीके से जब्बार ने अपने देश के साथ गद्दारी की, अपने ही देशवासियों की हत्या की, उसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? उस मस्जिद को जहां से उसका दिमाग बदला गया, उसको आतंकी बनाया गया, अगर इसे सच्चाई मान ली जाए और सही मान लिया जाए तो भारत के लिए क्या सबक है ऐसे मस्जिदों पे या ऐसी जगहों पे जहां कट्टरवादी सोच पलती है, उससे कैसे मुकाबला किया जाए? हरिमोहन कौशिक जी। सर, असलियत में जैसे कि अभी आप ही ने बताया कि उसकी पहली बीवी जो थी, उसके दूसरे हस्बैंड ने एक बात बताई कि जब से ये इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ तब से इसका व्यवहार बदल गया। सर, असलियत में इसे इस तरीके से देखा जाए कि जिस दिन से ये मस्जिद में गया होगा, मस्जिद में जाके उसने जो अमेरिका की जो सेकुलरिज्म वाला कैरेक्टर है उसे शेड आउट किया होगा। अमेरिका के अंदर बहुत सारी कमियां दिखाई दी होंगी, रिलीजन के पाथ पर चलने के लिए उसको मोटिवेट किया गया होगा और साथ में उसे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जोड़कर जिस तरीके से आगे बढ़ाया या जोड़ा गया तो ऑब्वियस सी बात है उसके व्यवहार में बदलाव आ गया, यानी उसका माइंडसेट चेंज हुआ। वो माइंडसेट चेंज करने का जो जगह है जहां से वो माइंडसेट चेंज हुआ उसका सोर्स उस मस्जिद में बैठा हुआ है। और ये सिर्फ यहां नहीं है सर, अभी लंदन के अंदर की खबर भी आ रही है, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन हुई कि 25 साल के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा ब्रिटिश लड़कियों का ग्रूमिंग गैंग्स, मोस्टली क्या मैक्सिमम 99% मुस्लिम्स है, उन्होंने रेप किया 13-13 साल की बच्चियों का। तो सर वो सारे मोटिवेटेड थे मस्जिदों से। बर्लिन में अटैक हो रहा है मस्जिदों से, जर्मनी बैन कर रहा है मस्जिद को, फ्रांस बैन कर रहा है मस्जिद को। तो इंडिया को भी समझना होगा। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो मस्जिदों के नहीं हरिमोहन कौशिक जी, ये बात आप बेहद अहम कह रहे हैं। मैं बस ये समझना चाह रहा हूं कैसे नियंत्रण लगेगा? सर, ये एक यक्ष प्रश्न है कि कैसे नियंत्रण लगेगा, क्योंकि इसके लिए कठोर कदम उठाने पड़ेंगे और कठोर कदम इस लेवल के कि इन मौलानाओं की ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाए कि ये अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा क्या रहे हैं। स्टेट कंट्रोल अल्ट्रा लेवल पर होना चाहिए और बहुत ही जबरदस्त लेवल पर इनकी पूरी की पूरी जो डिस्कशन है वो ऑन कैमरा होनी चाहिए, ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए। चलिए ठीक है हरिमोहन कौशिक, जो अजान लाउड स्पीकर से होती है उसके ऊपर भी नजर रखी जाए कि अल्टीमेटली ये जो समझाते हैं एक पर्टिकुलर सरमन होता है वो किस तरीके का होता है और उसमें ये बोलते क्या है। जब तक ये नहीं करेंगे मुझे नहीं लगता कि सर कोई सॉल्यूशन हो पाएगा। और सर हमारे यहाँ पॉलिटिक्स तो है ही है, दलगत राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स जिस गंदे लेवल पर चलती है उसमें ये चीजें मुझे बहुत मुश्किल है। मैं इस मामले में नाउम्मीद हूँ। नाउम्मीद है। हमारे साथ संजू श्रीवास्तव जी। संजू जी, इस नाउम्मीदगी का चिराग जलेगा कैसे? अगर दोगली राजनीति होगी तो फिर आम जनता तो ठगा महसूस करेगी। अमेरिका जैसा मुल्क ठगा महसूस कर रहा है, यूरोप जैसे कई देश, यूरोप के सारे देश ठगे महसूस कर रहे हैं। ऐसे में उपाय क्या है? कभी न कभी तो कोई न कोई तो कड़ा कदम उठाएगा। भारत सरकार क्या इस स्थिति में है कि इनके खिलाफ कोई कड़ा कदम उठा पाए? संजू श्रीवास्तव जी। देखिए, ये चुनौती बहुत बड़ी है लेकिन इस चुनौती का मुकाबला मेरे असेसमेंट के मुताबिक किया जा सकता है। ऐसी शक्तियों के ऊपर विजय हासिल की जा सकती है और ऐसी विजय अवश्य हासिल की जानी चाहिए। यदि हमें मानवता के भविष्य को बेहतर बनाना है तो ये जो आतंकवाद, अतिवाद, रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, जो लेफ्ट लिबरल इस्लामिक कबाल, डीप स्टेट जैसे जो आज दानवी शक्तियां हैं उनके ऊपर विजय हासिल करना नितांत आवश्यक है और इसे किया जा सकता है। मैं नाउम्मीद नहीं हूं और मुझे पूरी आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इसके ऊपर हम विजय हासिल करेंगे और ये पूरे मानवता के अस्तित्व का भी प्रश्न है। और मेरा ऐसा मानना है कि इसको 2 स्तरों पर किया जाना चाहिए। पहला तो ये कि ये जो शक्तियां हैं इनके रियल जो चरित्र को, इनके जो वास्तविक चरित्र को समझना और इन सारे जो शैतानी शक्तियां जो छुपे तौर पर काम करती हैं इनको सामने लाने की आवश्यकता है। और ये जाहिर है कि ये एक गहरी साजिश के तहत
पाखंडी जो साजिश के तहत ये अपना कार्य करती हैं। लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी जो कमजोरी ये है, जो अगर मैं डीप स्टेट की बात करूं तो ये डीप स्टेट की जो सबसे बड़ी जो कमजोरी ये है कि ये खुले तौर पर ये अपना काम नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे विश्व में जो आप बेहद अहम बात कर रहे हैं संजीव श्रीवास्तव जी कि इनको जब तक आप एक्सपोज नहीं करेंगे तब तक इनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। लेकिन सरकार को अब कड़े फैसले लेने होंगे, चाहे वह हिंदुस्तान की मोदी सरकार हो या अमेरिका की सरकार। जिसने भी यहाँ तुष्टीकरण करने की कोशिश की है उसका खामियाजा पूरा देश भुगतता है। इस चर्चा में आप दोनों खास मेहमान आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए पीएन न्यूज के साथ।